लास्ट वीडियो जो मैंने इंडोनेशिया के कंपनी फॉर्मेशन और इन्वेस्टर वीज़ा से रिलेटेड बनाई थी, उसमें आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। मगर उस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा काउंटर क्वेश्चन भी किए गए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए। आज की वीडियो में जो जो क्वेश्चन आपने मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछे, व्हाट्सएप पर पूछे और कमेंट बॉक्स में मेंशन किए, आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ सब क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। और जो जो मुश्किलें मुझे फेस करनी पड़ी हैं इन 6 मंथ के अंदर कंपनी फॉर्मेशन और इन्वेस्टर वीज़ा पर रहकर, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इंडोनेशिया में लॉन्ग टर्म स्टे और इंडोनेशिया में बेसिक ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन को लिया है। मैं वन बाय वन सबको रिप्लाई करूँगा कि होपफुली आपकी जो कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड जो एक परेशानी है, डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आपको फेसेस करनी पड़ रही हैं और आपके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, होपफुली आपको वो आंसर आज की वीडियो में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी कितने दिन में बनती है इंडोनेशिया की? इसका सिंपल और क्लियर कट आंसर है, जब आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स एजेंट को दे देते हैं और एजेंट जो है ऑथेंटिक हो और आपके पास ड्रामेबाजी ना कर रहा हो, जो ऑथेंटिक वे है, लीगल वे है, आपकी जो कंपनी फॉर्मेशन है 5 से 7 वर्किंग डेज़ के अंदर बन जाती है। मगर हाँ, कभी कभी हॉलीडेज़ होती हैं, जिस तरह ईद उल अज़हा की हॉलीडेज़ अभी आई हैं और भी कोई पब्लिक हॉलीडेज़ आ जाती हैं, तो उन पे मोस्टली टाइम और भी ज़्यादा लग सकता है, 2 वीक्स तक भी ये ड्यूरेशन हो सकती है। मगर जो नॉर्मली है 5 से 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपकी कंपनी जो है रजिस्टर हो जाती है। नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये है, कंपनी कैसे बनती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, अब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ कि भाईजान कंपनी बनाने के लिए आपको 2 पर्सन की ज़रूरत होती है। एक जो होता है वो डायरेक्टर होता है, दूसरा जो होता है वो कमिश्नर होता है। जो मेन बंदा होता है वो सीईओ होता है, ठीक है। एक आपने अपना जो मतलब कि कंपनी बना रहा, जो आपको लगता है कि यार अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ठीक है। या आप अकेले ही जब कंपनी बना रहे हैं कि भाईजान, तो आप डायरेक्टर होंगे, एक आपने सेकंड नाम, जो सेकंड पर्सन का नाम है वो देना ही देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप अकेला बंदा जो है वो कंपनी नहीं बना सकता। तो डॉक्यूमेंट जो आपने देने होते हैं वो आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं वो आपने वो प्रोवाइड करनी होती हैं, और जो है अपने पासपोर्ट की कॉपी जो है वो सबमिट करवानी होती है। पासपोर्ट जो है वो आपका नेक्स्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, और जो आपकी एज है वो 21 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। ऑलराइट, आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 पर जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो कितनी है। और मुझसे काफ़ी लोगों को तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का पता भी है, मगर मैं फिर भी बता देता हूँ। जो कंपनी की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स है, जो इमिग्रेशन की तरफ से हैं और जो आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया होता है, वो होता है कि भाई ये कंपनी जो है 10 बिलियन आईडीआर इन्वेस्ट करेगी पर पर्सन, ठीक है। अगर आप 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन यहाँ पर आए हैं, तो वो पर्सन भी 10 बिलियन आईडीआर इन्वेस्ट करेगा, और जो सेकंड पर्सन है वो भी 10 बिलियन आईडीआर इन्वेस्ट करेगा। ये ऑलमोस्ट जो यूएसडी में अमाउंट बनती है $6.5 लाख अमाउंट बनती है। ये जो कंपनी है इतने डॉलर्स इन्वेस्ट करेगी या इतने रुपया इन्वेस्ट करेगी। अच्छा, अब आम बंदा सोचेगा, भाई एवरी पर्सन सोचेगा कि यार इतनी ज़्यादा अमाउंट मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो भाईजान मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पर आप इन्वेस्टर वीज़ा को लेते हैं ना, तो एक पेपर वर्क होता है कि ये भाई कंपनी इतनी इन्वेस्टमेंट करेगी। गी का मतलब आप समझते हैं ना, ये जो कंपनी है इतनी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो जब भी आप यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, आप अपना बिजनेस देखते हैं कि यार आपने किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फिर जो है आप कोई लॉन्ड्री का काम करता है, कॉफ़ी शॉप खोलता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके के यहाँ पर जो हैं लोग बिज़नेस करते हैं, ठीक है। तो आप वो अपना बिज़नेस करें जितने आप ऑलमोस्ट अपने एक बजट के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई 20-30 लाख लगा देता है बिज़नेस के अंदर, कोई करोड़ भी लगा देता है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप अपने उस बिज़नेस पे कितने पैसे लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक पाकिस्तानी भाई को जानते हैं, ठीक है। उन्होंने ऑलमोस्ट एक कॉफ़ी शॉप में अपना 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया है, और वो मंथली 5 लाख तक अर्न भी कर रहे हैं उस कॉफ़ी शॉप से, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी शॉप का अच्छा बिज़नेस है इंडोनेशिया के अंदर। तो होप सो आपको एक क्लियर कट हो गया होगा कि 10 बिलियन जो आईडीआर हैं, जो इतनी बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। ये एक पेपर वर्क होता है कि ये कंपनी जो है इतनी अमाउंट जो है इन्वेस्ट करेगी, ओके। मगर जब आप यहाँ पर आ जाते हैं आपको वीज़ा विदाउट इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, ठीक है। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं फिर आप अपना बिज़नेस देखते हैं, सेटअप देखते हैं कि यहाँ मैं करूँगा, यहाँ काम करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा, ठीक है। तो फिर आप जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो फिर जो है उस पर जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो उसमें होती हैं। मगर ये नहीं होता कि आपने इतनी ही अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। मगर इसमें ये है कि आप देखें, मगर मैं आपको फिर बता दूं, ऑफिशियल जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि 10 बिलियन आईडीआर,
ठीक है, ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, मगर इस आपके लिए परेशानी हो सकती है जब आप वीज़े को रिन्यू करवाने जाएंगे आफ्टर 2 ईयर बाद। ठीक है, अगर आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो वो भाई इमिग्रेशन वाले पूछेंगे भाई आपने 2 साल का वक्त यहाँ पर गुजारा है, तो बताएं हैं हमें आपने 2 साल में क्या बिज़नेस किया है, कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्या आपने हमारी इकोनॉमी को बूस्ट किया है। ठीक है, तो ये आपसे काउंटर क्वेश्चन हो सकते हैं और आपका जो 2 ईयर के बाद जो आपने वीज़ा रिन्यू करवाना है उसमें मुश्किलात आ सकती हैं। ऑलराइट, होप सो आपको ये जो वाला जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा, और यही क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला होता है। नंबर 4 पे जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो मुझे जो फेस करना पड़ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी जब कंपनी बन जाती है ना, ठीक है, अब ये नहीं कि बस आपकी कंपनी बन गई है और आप कुछ कर भी नहीं रहे उस पर, ठीक है, मगर आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना हेडेक आने लग जाती हैं। अब वो किस तरह मुझे फेस करनी पड़ी है कि भाईजान मेरी कंपनी ऑलमोस्ट रजिस्टर हुई है 2024 में, तो अब मुझे उसकी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, अब मुझे 3 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट सबमिट करनी है एवरी 3 मंथ्स बाद कि भाई मेरी कंपनी ने इतना पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। आपको पूरी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ती है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है जो मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो मुझे जनवरी से मार्च तक सबमिट करवानी पड़ रही है, और उसके बाद मुझे अप्रैल से जून तक, फिर इस तरह आपको ना 1 ईयर के अंदर 3 रिपोर्ट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की सबमिट करनी पड़ती हैं। और जो टैक्स रिपोर्ट है वो अलहदा है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की है। ठीक है, फिर इसमें आपको चार्जेस पड़ते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट जो है वो आपसे चार्ज करता है कि भैया आपकी आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है ना आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने माइंड में रखें ये चीज़ कि जब आपने कंपनी बनाई है आपको उसकी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में सबमिट करनी है, टैक्स भी फाइलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है ताकि आपकी कंपनी जो है वो ऑथेंटिक रहे और कंपनी जो है सस्पेंड नहीं रहे। अगर आप अपनी कंपनी को इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे, टैक्स फॉर्म फिल नहीं करेंगे एवरी ईयर, और एवरी 3 मंथ्स बाद इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे, तो आपकी जो कंपनी है वो सस्पेंड भी हो सकती है। तो अगर आपकी कंपनी सस्पेंड हो गई तो आपके वीज़े पर भी इफेक्ट आ सकता है। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में लाजमी रखना है। नंबर 5 पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाने वाला है वो ये है कि भाईजान वलीद भाई आफ्टर 2 ईयर के बाद इस वीज़े को हम रिन्यू किस तरह करवा सकते हैं। ठीक हो गया यार, अब इसका मैं आपको क्या जवाब दूँ, इसका मैं आपको आपको खुद सोचना पड़ेगा कि भाई इसका जवाब जो है वो क्या बनता है। ठीक हो गया, अब देखें मेरा भी रिन्यू नहीं हुआ। जब मैं रिन्यू करूँगा तो आपके साथ ज़रूर अपनी स्टोरी को शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या प्रूव किया, क्या क्या प्रूव नहीं किया, और मेरा किस तरह जो है वीज़ा रिन्यूअल हुआ। आपने यहाँ पर कंपनी बनाई, 2 ईयर का वीज़ा लिया। ठीक है, जब आप रिन्यू करवाने जाएंगे तो भाईजान आपसे ऑफकोर्स 100% पूछा जाएगा कि भाईजान इन 2 ईयर में आपने क्या किया। ठीक है, कौन सा बिज़नेस खड़ा किया, कितनी इन्वेस्टमेंट की है आपने, क्या क्या किया है। ठीक है, उस वक्त अगर आपने कोई बिज़नेस किया होगा, ठीक है, और उनको लगा होगा कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है, तो 100% आपको वो वीज़ा रिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। मगर हाँ, अगर आपने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रह रहे हैं, तो फिर माइट भी आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है और आपका वीज़ा रिन्यूअल ना हो। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल बात है। ठीक है, अगर आप वो आपसे 100% पूछेंगे कि भाईजान 2 ईयर में क्या किया, तो अगर कुछ किया होगा तो वीज़ा रिन्यू होगा, अगर नहीं किया होगा तो फिर आई डोंट नो कि क्या होगा। नंबर 6 पर जो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जब भी आप एक कंपनी बनाते हैं ना, कंपनी का एक ऑफिस एड्रेस होता है। ठीक है, ऑफिस एड्रेस फॉर कंपनी। ठीक हो गया, एजेंट होता है वो आपको कोई भी एड्रेस भी लगा देता है। ये आपने जहन में रखनी नोट बात। जो एजेंट होता है वो आपका कोई भी उठाकर वो एड्रेस लगा देता है कि भाई यहाँ पर इस कंपनी का जो है ऑफिस है, मगर वो असल में होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आपको इशू फेस करने पड़ सकते हैं। सिर्फ $200 का ना वर्चुअल एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, जो कि आपको पर ईयर के लिए होता है। ठीक है, तो 50-60 हज़ार कहीं कुछ भी नहीं होता। जहाँ 5-6 लाख आपने कंपनी में लगाना है, 50-60 हज़ार का वर्चुअल एड्रेस मिल जाता है पर ईयर के लिए। तो एजेंट को कहेंगे भाईजान ये वाला एड्रेस डालें। ठीक है, उस वर्चुअल एड्रेस पर आपको प्रॉपर कंपनी का ऑफिस एड्रेस भी मिल जाता है। आप उसमें मीटिंग्स भी कर सकते हैं, पर मंथ में मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है बेस्ट है और आपके लिए एक ऑथेंटिक चीज़ बन जाती है कि भाई आपका जो कंपनी का ऑफिस है वो वाकई ही लोकेट करता है उस जगह पर, ये नहीं कि ऐसे ही डाला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपने कंफर्मेशन करनी है जब भी आप किसी एजेंट से वर्क करवा रहे हैं। नंबर 7 पर यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, जो मुझे भी इशू फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, और इशू फेस जो मैंने किया है वो ये है कि भाईजान जब आपका वीज़ा, जब कंपनी बन जाती है और आपका जब वीज़ा अप्लाई होता है ना, ठीक है, और जब आपका वीज़ा निकल के आ जाता है तो वहाँ पर आप एक एड्रेस होता है कि भाईजान ये बंदा जो है इस वीज़े पर, सॉरी, इस जगह पर रह रहा है। ठीक हो गया, तो आपने पहले ही अपने माइंड में रखेंगे भाईजान मैंने सेंट्रल जकार्ता में रहना है, बाली में रहना है, जहाँ पर आपने लॉन्ग टर्म रहना है, जहाँ पर इस एरिया में रहना है, इस एरिया में रहना है, मैदान में रहना है, तंगरंग में रहना है, कितने जगह हैं,
साउथ जकार्ता में रहना है, ईस्ट में रहना है, जावा में रहना है, सुराबाया में रहना है, कहाँ पर रहना है, ठीक है। जिस जगह आपने रहना है ना, उस जगह का आपने एड्रेस डलवाना है अपने वीज़े के ऊपर, ठीक है। जो एजेंट होता है वो कोई भी उठाकर डाल देता है अगर आप उसको नहीं देंगे, ठीक है। उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको कुछ नहीं बताएंगे तो उसने ज़ाहिर बात फिर कोई ना कोई उसने डालना ही है, ठीक है, क्योंकि डालना एड्रेस लाजमी होता है। एड्रेस को डलवाएं अपने वीज़े के ऊपर जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म रहेंगे, ठीक हो गया। होपफुली ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना कोई आंसर करता है और ना कोई करेगा, ठीक है। मैं आपको ओपनली ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑथेंटिक तरीके से। नंबर 8 पे मुझसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि वलीद भाई सबसे बेस्ट एरिया कौन सा है बिज़नेस करने के लिए, बाली है या जकार्ता है। अच्छा, बिज़नेस की लोकेशन बताने के से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी कंपनी को रजिस्टर करें ना, रजिस्टर कंपनी 2 जगह पे होती है, जकार्ता में होती है और बाली में भी होती है, ठीक है। आपने अपने ऑफिस का एड्रेस आपने खुद जहन में रख के जहाँ आपने बिज़नेस करना है, अगर आपने जकार्ता में बिज़नेस करना है तो कंपनी जो है वो अपनी जकार्ता में खुलवाएं, ठीक है। अगर आपने बाली में करना है तो कंपनी जो है वो आप अपनी बाली में खुलवाएंगे। ओपनली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अभी हमारा मेरा और मेरे दोस्त का एक इशू था, उसकी कंपनी जो थी वो बाली में बनी हुई थी, मेरी कंपनी जो है वो जकार्ता में बनी हुई थी, तो हमें अपना टैक्स नंबर निकलवाना था। अब मैं यहाँ के टैक्स ऑफिस जब गया, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको यहाँ पर टैक्स नंबर नहीं मिल सकता, आपकी कंपनी तो जकार्ता में है, जकार्ता जाएँ। इस पर बहुत ज़्यादा जो है ना हमें इशू फेस करना पड़ा, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया उसका, फिर वो सेकंड, तो ये बात कहीं और निकल जाएगी, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आपने बस इन शॉर्टली आपने जब भी अपना कंपनी रजिस्टर करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने जकार्ता में बिज़नेस करना है तो जकार्ता में कंपनी रजिस्टर करें, बाली में बिज़नेस करना है तो बाली में कंपनी अपनी को रजिस्टर करें। ऑलराइट, आपको ये बात समझ आ गई होगी। नंबर 9 पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु नीड दिस वीज़ा, किन बंदों को ये वीज़ा लेना चाहिए और किन बंदों को ये वीज़े की ज़रूरत है। अच्छा यार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी बंदे ने वाकई ही बिज़नेस करना है ना इंडोनेशिया के अंदर, बाली में करना है, जकार्ता में करना है, किसी भी एरिया में करना है, तो फिर ही वो ये इन्वेस्टर वीज़ा ले, कंपनी वीज़ा ले। इसमें बहुत ज़्यादा हेडिक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपको हर 3 मंथ्स के बाद आपको इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट सबमिट करनी है, 6 मंथ बाद, पर ईयर बाद टैक्स फाइल करने हैं, ठीक है। ये एक हेडिक है, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ वाकई बिज़नेस करना है फिर ये वीज़ा ले लें। अगर आपने बिज़नेस नहीं करना है, सिर्फ घूमना फिरना है, एंजॉय करना है, तो आप डिजिटल नोमाड वीज़ा लेंगे, ठीक है। कौन सा वीज़ा लेंगे, रिमोट वर्क वीज़ा लेंगे या आप प्री इन्वेस्टमेंट वीज़ा है वो लेंगे। आपको आई बटन में वीडियो मिल रही होगी, ठीक है, उसमें मैंने बेस्ट 3 वीज़ा बताए हैं कि जो आपको लॉन्ग टर्म स्टे के लिए इनफ हो सकते हैं, तो वो वीडियो देख लें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। होपफुल आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि अब किन बंदों को ये वीज़ा लेना चाहिए। जो हेडिक मैंने आपको बताई हैं इनको माइंड में रखें, फिर फैसला करें कि आपको ये वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वो ये है कि वलीद भाई आप हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी फॉर्मेशन की, अगर हमने रिमोट वर्क वीज़ा लेना हो या कोई भी वीज़ा लेना हो, क्या आप हमें ये सर्विसेज दे सकते हैं। जी हाँ, मैं ज़रूर आपकी इन्वेस्टर वीज़ा में और जो भी वीज़ा आपको रिक्वायर्ड होगा, डिजिटल नोमाड वीज़ा है, D12 वीज़ा है, ठीक है, उसकी जो आपको सर्विसेज हैं मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जो मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊंगा होपफुली उससे पहले ही आपका काम हो चुका होगा। आज जो है यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर जो है छोड़ रहा हूँ, आप मुझसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, मगर मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, मेरा जो बिज़नेस है वो यूके में भी है और मैं वहाँ भी सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, और आपको पता है वीडियोज़ वगैरह भी बना रहा होता हूँ, मैं व्लॉगिंग भी कर रहा होता हूँ, तो टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट होता है। तो मैंने इसके लिए एक टीम रखी हुई है, ठीक है। जैसे ही आप मुझे मैसेज करते हैं मैं आपको खुद काफ़ी चीज़ें खुद बता देता हूँ, मगर जो कंप्लीट डिटेल होती है ना, फिर मैं कहता हूँ यार ये मेरी टीम का नंबर है, आप है ना इनसे रब्ता कर लें, ठीक है। तो फिर आप जब मेरी टीम से रब्ता करते हैं वो आपको कंप्लीट कॉल पे डिटेल शेयर कर देते हैं। तो जी होपफुली आपको तमाम क्वेश्चंस के आपके आंसर मिल चुके होंगे। आपसे छोटी सी अब गुजारिश ये रहेगी, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई ना कोई बेनिफिट हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जो इंडोनेशिया और जकार्ता या बाली आए मुझसे ज़रूर रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मिलेंगे।